नमस्कार दोस्तों, अतुल्य नेहरा कंसल्टिंग के आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि आज ये वीडियो इस तरह से करना पड़ रहा है, गाड़ी में ड्राइव करते हुए करना पड़ रहा है। उसका रीज़न ये है कि थोड़ा सा समय का अभाव है, जिसके चलते वीडियो नहीं बना पा रहा था काफ़ी दिनों से। तो सबसे पहले तो ये कि ये आज का जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें आज हम जनरल ज्ञान और लीगल ज्ञान की बात करेंगे उन लोगों के लिए जो शादीशुदा हैं, एक दूसरे से परेशान है बहुत ज़्यादा और अनावश्यक लिटिगेशंस में पड़े हुए हैं। तो इस वीडियो को वो लोग बिल्कुल भी ना देखें जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा व्यस्त समझते हों और जिनके पास समय ना हो। तो दोस्तों, आजकल हो क्या रहा है, आजकल क्या काफ़ी सालों से हो रहा है कि हस्बैंड वाइफ मियाँ बीवी के बीच में जो झगड़े होते हैं। एक समय था जब आपके हमारे माता पिता के टाइम का, जब कुछ भी हो छोटी मोटी बातों पे लोग सुलह मशवरा कर लिया करते थे, कुछ भी झगड़े हो। लेकिन अब क्या हो गया है, अब जो है पेशेंस लेवल्स ख़त्म हो चुके हैं। बिल्कुल पेशेंस लेवल ज़ीरो है। ईगो सबसे ऊंची है एक दूसरे के बीच में। तेरी ईगो ज़्यादा बड़ी या मेरी ईगो ज़्यादा बड़ी, इस चीज़ का कंपटीशन है। और स्पेशली लड़कियों के अंदर, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ यहाँ पे, प्लीज़ इसको डिस्क्लेमर समझ लें या कुछ भी समझ लें, ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, फ्रॉम एक्सपीरियंस ये व्यूज़ हैं, और किसी भी स्पेसिफिक लड़की किसी भी स्पेसिफिक लड़के के लिए नहीं है, केवल उनसे संबंधित है। अपने अंदर झांक के देखना, अगर आप उनमें से एक हैं तो आपके लिए है, ठीक है। खैर, बहुत सारे केसेस में क्या देखा गया है कि आजकल लड़कियां, ज़्यादातर जो विवाहित लड़कियां हैं, वो ज़्यादातर जो केसेस डाल रही हैं वो रिवेंज में, बदले की भावना की वजह से डाल रही हैं कि तूने मेरे साथ ये किया, इसलिए जो है मैं तुझे बताऊंगी बेटे अब क्या होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हमारा जो लॉज हैं, हमारे जो कंट्री के लॉज हैं, थैंकफुली कह लीजिए या बहुत बड़ी विडंबना कह लीजिए, ये लड़कियों के फेवर में है। ज़्यादातर लॉज लड़कियों के फेवर में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारे जजमेंट्स ऐसे दिए हैं जिनके चलते आदमियों को भी थोड़ा बहुत, आदमी एज इन हस्बैंड्स को थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है, बट स्टिल मेजॉरिटी ऑफ द लॉज आर इन फेवर ऑफ द वुमेन, मैरिड वुमेन। लड़ाइयों में हो क्या रहा है कि अनावश्यक उल्टे सीधे केसेस डाले जाते हैं। स्टार्ट जो है झूठी 498A की कंप्लेंट, 498 है जो कि आपका क्रुएलिटी का होता है, क्रुएलिटी का, उसमें कंप्लेंट डाली जाती है कि जी मेरे से दहेज मांगा गया, मेरे से फलाना किया गया, ढिमकाना किया गया, मारपीट की गई वगैरह वगैरह। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे जजमेंट दिए 2011, 12, 13, 14 में, 17 तक काफ़ी सारे अलग अलग जजमेंट्स आए, जिसके चलते एटलीस्ट ये बेनिफिट हो गया कि पहले क्या होता था, 498A के केसेस में पुलिस मुकदमा रजिस्टर करके पूरे परिवार को उठा लेती थी। अब ऐसा नहीं है, अब अरेस्ट हो ही नहीं सकती अनटिल एंड अनलेस सेक्शन 41 का नोटिस ना दिया गया हो। अगर वो भी FIR दर्ज होने के बाद। सबसे पहले तो ये समझ लें कि 498A में अरेस्ट नहीं होती है अब, जब तक कोई ऐसी घटना ना हो गई हो, ऐसी अप्रिय घटना ना हो गई हो जिसमें लड़की की जान के ऊपर बात आ गई हो। ये उन सब लड़कियों के लिए भी है, इसको आप एज ए एडवाइस समझ लें कि आपको कोई भी अगर लीगल गाइडेंस ये दे रहा है कि मैं तो तेरे हस्बैंड को जेल भिजवा दूंगा, सास को भी जेल भिजवा दूंगा और उसको भी जेल भिजवा दूंगा, तो ये समझ लो वो जो आपको लीगल गाइडेंस व्यक्ति दे रहा है वो 100% झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं होता। अब जो है FIR भी केवल मीडिएशन के बाद ही दर्ज होती है। अब सरकार कानूनी रूप से 3 से 4 बार पहले मीडिएशन होती है, वो मीडिएशन होने के बाद ही FIR दर्ज होती है, अगर दर्ज होने का कारण बनता है तो ये तो हो गया FIR दर्ज होने का 498A में। अब इसमें ये है कि अगर मान लीजिए आपकी FIR दर्ज हो जाती है, तो अब यहाँ पे लड़कों के लिए है, FIR मान लीजिए दर्ज हो जाती है, तो आपको ये देखना है कि आपके खिलाफ किन किन धाराओं में ये दर्ज हुई है।
अगर 498 है, 323 वगैरह नॉर्मल धाराएं हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है एंटीसिपेटरी बेल लेना। एंटीसिपेटरी बेल लेना इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि पुलिस वाले आपको 41A का नोटिस देंगे, जिसका मतलब ये होता है कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, उसके बाद दे विल डिसाइड वेदर यू नीड टू बी अरेस्टेड और नॉट। दिस इज एज पर दी सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस। तो इसलिए जो है अब अरेस्ट नहीं होती है, तो एंटीसिपेटरी बेल लेने की आवश्यकता टेक्निकली नहीं होती अनलेस 498A और 323 के अलावा कोई और धाराएं आपकी FIR में हैं। सो एंटीसिपेटरी बेल लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती। आप जो है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के बाद आप अपना जब चार्जशीट दाखिल हो जाए, चार्जशीट जो कि मोस्ट पॉसिबली आपकी नो अरेस्ट में दाखिल होगी, उसमें नो अरेस्ट चार्जशीट में आप जाके रेगुलर बेल ले लें और अपना ट्रायल रन करें। 498A के ज़्यादातर केसेस जो लड़कियों द्वारा फाइल करवाए जाते हैं ये कोर्ट में स्टैंड ज़्यादा दिन तक नहीं करते क्योंकि ज़्यादातर सारे झूठे होते हैं एंड उसमें किसी भी प्रकार की जो एविडेंस है वो लोग नहीं दे पाते अपने उस सपोर्ट के लिए जो उन्होंने एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए हैं। सो 498A की तरफ से तो आप बिल्कुल फ्री हो गए। सेकंड आ जाता है 498A के बाद जो नेक्स्ट हथियार लड़कियां यूज़ करती हैं वो है CRPC 125 मेंटेनेंस का केस। प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देख रहा है, चाहे वो एक हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो या कोई भी जो भी देख रहा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इसको स्पेसिफिकली इस तरीके से समझें वीडियो को, देखें वीडियो को जो कि दोनों साइड की तरफ से, दोनों पार्टीज की तरफ से बोला जा रहा है। अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि एक लड़की ये फाइल करती है तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर मैं उसमें आपके साथ शेयर कर रहा हूं उसका सॉल्यूशंस लड़के की तरफ से, तो यू नीड टू प्रिपेयर अ ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी टू इट ऑल्सो। खैर, तो दूसरा हथियार यूज करते हैं 125 हो गया खर्चे का मुकदमा। अगर आपकी पत्नी वर्किंग नहीं है, अगर आपकी पत्नी वर्किंग नहीं है तो आप किसी भी कोर्ट में चले जाएं, किसी भी कोर्ट में चले जाएं, आपका कोई बचाव नहीं है। खर्चा तो आपको अपनी पत्नी को देना ही देना पड़ेगा। भैया शादी करके लाए हो, आपकी पत्नी है, आपकी लीगली ब्याहता पत्नी है, आपको उसका खर्चा उठाना पड़ेगा, उसको घर भी देना पड़ेगा, खाना भी देना पड़ेगा, सारी चीज़ देनी पड़ेगी। ये गुंडागर्दी आपकी नहीं चलेगी कि जी ले आया और ला के छोड़ दिया। तो खर्चा तो श्रीमान जी आपको देना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है आपकी हैसियत के ऊपर कि कोर्ट आपको कितना खर्चा देने के लिए कहेगी। अगर वर्किंग नहीं है, अगर वर्किंग भी है और उसमें बहुत मेजर डिफरेंस है आपकी इनकम और वाइफ की इनकम में, तो भी आपको खर्चा देना पड़ सकता है, बट ऑब्वियसली दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू दी स्टेटस। सो 125 का केस जो है तब फाइल किया जाता है खर्चे के लिए। उसके बाद आ जाता है जो तीसरा हथियार यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। सेक्शन 12 के अंदर कंप्लेंट डाली जाती है, जिस कंप्लेंट में सिविल राइट्स जो होती हैं लड़की की वो कवर होती हैं, स्पेशली रेजिडेंस राइट टू रेजिडेंस और प्रोटेक्शन आपकी बदतमीजियों से प्रोटेक्शन, ये सारी घरेलू हिंसा में होती हैं। घरेलू हिंसा एक बहुत ही वाइड एक्ट है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो डिटेल में तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि घरेलू हिंसा का एक बार आपके खिलाफ मुकदमा हो गया तो कुछ नहीं है, क्योंकि सिविल है, इसमें लड़के को अपीयर होना पड़ता है। ऑल्टरनेटिव डेट पे भी आप अपीयर हो सकते हैं एक्सक्यूज़ लगा के, कुछ ना कुछ खास नहीं होना है। मेंटेनेंस बंध सकता है इसमें, और मेंटेनेंस उधर CRPC 125 में भी बन सकता है, घरेलू हिंसा के सेक्शन 23 में भी बन सकता है, या हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 में भी बन सकता है। बट जो भी सबसे ज़्यादा हायर होगा वो ही केवल लड़की को दिया जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि ये अलग अलग मुकदमे तो हो गए, अब इनका रिजल्ट क्या होना है। देखिए, सच्चाई ये है 87% ऑफ द केसेस, मैट्रिमोनियल केसेस इन द कंट्री सेटल। एंड व्हेन आई यूज द वर्ड सेटल का मतलब है फाइनेंशियल सेटलमेंट होती है। फाइनेंशियल सेटलमेंट होती है मियाँ बीबी के बाद। समझदार लोग जो है 6 महीने के अंदर सेटलमेंट कर लेते हैं, थोड़े से कम समझदार साल भर लगा देते हैं।
बेवकूफ 1.5 साल लगा देते हैं और निरे बेवकूफ की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो 2 लगा दो, 2.5 लगा दो, 3 लगा दो, जब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल जाती कि जो है हाँ मैंने बहुत परेशान हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, तब तक वो लोग मुकदमा लड़ते रहते हैं। फायदा कुछ नहीं है, नुकसान आप ही का है, क्योंकि फाइनेंशियल हरासमेंट आपका हो रहा है, मेंटल हरासमेंट हो रहा है एंड फिजिकल हरासमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये कि किसी भी प्रकार के मुकदमे में जाने से पहले पढ़े लिखों की तरह, अनपढ़ भी अगर आप हो, पढ़े लिखों की तरह बर्ताव करें, आपस में बैठ जाओ, साफ साफ क्लियर कट बात कर लो कि भाई तेरे साथ नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, मुझे माफ़ करो, और जो है अपना देख लो। अगर किसी प्रकार का फाइनेंशियल सेटलमेंट होना है तो फाइनेंशियल सेटलमेंट कर लो, अदरवाइज सीधा सीधा अपना म्यूचुअल डिवोर्स डालो, और जो है म्यूचुअल डिवोर्स डालने के बाद अपना आप जो है एक दूसरे से अलग हो जाए। ये सिचुएशन है कोर्ट के प्रोसीजर्स की। अब बात आ जाती है कि समझदारी किस चीज़ में है। देखिए, मैं पहले भी बार कहता आया हूँ, अब फिर से बोल रहा हूँ बार बार, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको आपके हस्बैंड के साथ नहीं रहना, आपको अपनी वाइफ के साथ नहीं रहना, क्योंकि कानून के अंदर एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को तोड़ने का प्रावधान है। माँ बाप को नहीं तोड़ सकते आप, बहन भाई को नहीं तोड़ सकते, ये रिश्ते हैं उनको नहीं ख़त्म कर सकते आप, क्योंकि वाइफ के साथ रिश्ता ख़त्म करने का प्रोविज़न लॉ में है, इसीलिए आप उनसे डिवोर्स ले लेते हैं या डिवोर्स मांग लेते हैं। अगर नहीं होता तो नहीं कर सकते होते। एनीवेज, कमिंग बैक, समझदारी इसमें है कि अगर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप लोगों को लगता है कि हम साथ में नहीं रह सकते, शांतिपूर्वक आपस में फाइनेंशियल सेटलमेंट करके, अगर सबसे पहले तो 6 महीने साल भर अलग रह के देखें कि भाई एक्चुअली में आप लोगों के बीच में वाद विवाद है कि नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो मुकदमे डालने के बाद ये रियलाइज़ करते हैं कि नहीं यार, हमारे तो बीच में ऐसा कोई झगड़ा था नहीं, चला बिना मतलब ही मैंने उसको गाली दी और मैंने उसको गाली दी। यहाँ पे मैं हस्बैंड्स के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा और फिर वाइफ्स के लिए भी कहूँगा। डियर हस्बैंड्स, अपने दिमाग में एक छोटी सी चीज़ आप सोचें कि जिस दिन आपकी शादी थी, आपके लिए कुछ नया नहीं हुआ, आपके लिए सिर्फ ये नया हुआ कि आपके जीवन में एक लड़की आ गई। लेकिन आप अपना दिमाग खोल के ये चीज़ समझें कि एक लड़की जो आई, वो जब रात को आके आपके बराबर में आपके बेड पे सोई, जिस बेड पे वो सो रही थी, अगले दिन सुबह जिस माहौल में वो उठी, जो चाय उसने पी, जो खाना उसने खाया, श्रीमान जी हर चीज़ बदल चुकी थी उसके लिए सिर्फ एक रात में। 3 घंटे की शादी हुई, 4 घंटे की शादी हुई, 4 घंटे में सारी ज़िंदगी बदल गई उसकी। जितनी भी उम्र में शादी हुई, 20, 21, 22, 25, 30, वट एवर, द एंटायर लाइफ ऑफ द गर्ल हैज़ चेंज्ड जस्ट बिकॉज ऑफ यू। इट इज़ यू जिसकी वजह से वो अपना जीवन चेंज करके अपनी लाइफ बदल के आई है एक नए घर में। तो श्रीमान जी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सरासर हर तरह की उसके सुख और दुख में उसके साथ खड़े होने की। माँ बाप ने जितना करना था कर लिया, माँ बाप ने आपको पढ़ा दिया, लिखा दिया, आपकी शादी भी करा दी। अब आपने जब किसी और की बेटी को लाए हो तो भैया उसका ध्यान तो रखोगे कि नहीं रखोगे। सिमिलरली सेम गोज फॉर द गर्ल्स ऑल्सो, द वाइफ्स ऑल्सो। जैसा मैंने कहा कि भाई आपका जीवन पूरा का पूरा चेंज हो गया, बदलाव आ गया। जाहिर सी बात है, जब आपके जीवन में बदलाव आएगा बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, नोइंगली अननोइंगली लोगों से सबसे गलतियां भी होती हैं, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। सिमिलरली अगर आप अपने हस्बैंड से XYZ तरह की एक्सपेक्टेशंस रखती हैं तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने हस्बैंड को बिल्कुल कूलली, ओपन माइंड से, ओपन हार्ट से अपने हस्बैंड को बताएं कि भाई मेरी ये सर्टेन एक्सपेक्टेशंस हैं, या मुझे ये सही या ये गलत लगता है। अपने अंदर इस तरह से बातों को ना रखें, इस तरह से ना छुपाएं, जिससे कि बाद में जा कर के आपके जीवन में इतनी ज़्यादा कुंठा हो जाए एक दूसरे के लिए, इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाए एक दूसरे के लिए कि वो सीधा फ्रस्ट्रेशन कोर्ट में ही जाकर निकले। तो ये आपका गलत है। द मोर यू आर ट्रांसपेरेंट टू ईच अदर फ्रॉम डे वन, द बेटर इट इज़। और ये ध्यान रखिए
चाहे आपके माता पिता हों, चाहे आपके हस्बैंड के माता पिता हों, एंड वाइस वर्सा, किसी के भी माता पिता हों, कोई भी काम नहीं आएगा वक्त पे, एक दूसरे के आप ही काम आएंगे। ये ध्यान रखिए। माता पिता ने आपको जन्म दे दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, जीवन में बसा दिया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई खत्म। कहीं से कहीं तक उनकी जिम्मेवारी नहीं है तुम्हारे बाद के लफड़े झगड़ों में पड़ने की। तो माता पिता को तो इस सब से अलग रखा करें। अपना लड़ाई करनी है अपना करो, सिर फोड़ो, जो करना है करो, लेकिन माता पिता को अलग रखो। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस सारे रिश्तेदारों को अलग रखो। किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं बनता कि जो है मैं तेरे माता पिता को फंसा दूंगी, मैं तेरे बाप को फंसा दूंगी, मैं तेरे भाई को फंसा दूंगी, एंड वाइस वर्सा। लड़का कह रहा है कि तेरी माँ ऐसी, तेरा बाप ऐसा, तेरी बहन ऐसी, वगैरह वगैरह। सो ब्रीफली मेरा उन सभी विवाहित जोड़ों से, सभी हस्बैंड वाइफ से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरा कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन मैं फिर भी भाईचारे के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूं कि अगर मान लीजिए आपके परिवार में, यानी कि हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी भी प्रकार का द्वेष भावना है, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो जॉइंट फैमिली में एडजस्टमेंट के इश्यूज हैं या कुछ भी है, तो बैठ के वो इशू डिस्कस करें। बैठ के वो इशू डिस्कस करें। हस्बैंड स्पेशली उसकी बात सुने, अपनी पत्नी की बात सुने। अपने दिमाग पे ताला डाल के, पर्दा डाल के ये ना रखें कि जो है भाई मेरे माता पिता से अच्छा तो पृथ्वी पे कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुम्हारे माता पिता से अच्छा पृथ्वी पर हो नहीं सकता, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है और आपके माता पिता अब से 20 साल, 25 साल, 30 साल पुराने ख्यालात के हैं। अब वक्त बदल गया है, लोगों के अंदर जो है ईगो लेवल्स एक दूसरे लेवल पे पहुंच चुके हैं, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़का हो, ठीक है। तो आप जो है उस सब से ऊपर उठकर अपनी पत्नी को समझें, आप अपने पति को समझें, एक दूसरे के लिए खड़े रहें। और अगर खड़े नहीं रह सकते भैया, अपना बहुत प्यार मोहब्बत से आप लोग अलग हो जाएं। कोर्ट कचहरी में किसी भी प्रकार का कोई भी फायदा नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा कि जो है समझदार लोग 6 महीने के अंदर अंदर अलग हो जाते हैं और नीरे बेवकूफ़ लोग जो है सारी ज़िंदगी लगे रहते हैं। कृपया करके नीरे बेवकूफ़ ना बने, एक दूसरे का बेवकूफ़ ना बनाएं, एक दूसरे को तंग ना करें। कुछ नहीं रखा, किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े में प्यार मोहब्बत से अलग हो जाए। अगर फाइनेंशियल सेटलमेंट करना है तो फाइनेंशियल सेटलमेंट कर ले, वैसे ही अलग होना है, सेपरेट होना है तो अपनी टर्म्स ऑफ सेटलमेंट डिस्कस कर ले और अलग हो जाएं। किसी भी प्रकार का झगड़ा कोर्ट कचहरी ना करें, कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होता। बस मैं आपसे यही निवेदन इस वीडियो के जरिए करना चाहता हूँ। चलो, थैंक यू एवरीवन।